हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, अभी हम लोग आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि गाइज, अभी जो आप करंट अफेयर सुनेंगे वो एक शॉर्ट में मैंने न्यूज आपको बताई है। जो आज की डेट की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो आप एज अ सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो पूरी चीज मैंने यहाँ पर कवर की हुई है A to Z। बट ये न्यूज कवर करी है। बट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको न्यूज के साथ साथ जो न्यूज से जुड़े जो स्टैटिक पोर्शन जो होते हैं, जनरल स्टडीज के पोर्शन जो होते हैं, वो भी आपको कवर करना बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया हुआ है कि उसमें क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर हर एक टॉपिक जो है वो मिल जाएगा न्यूज का। जो भी न्यूज मैंने अभी यहाँ पर कवर करी है उसका हर एक डिटेल में टॉपिक मिल जाएगा, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। राइट, डिटेल में करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। सो चलिए फिर, ये एक इंफॉर्मेशन शॉर्ट सी आपको देनी थी। और हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और पेड कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप 9713282838 पर व्हाट्सएप करके कोर्सेज की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे तो आपको एक टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा। सो लेक्चर्स की PDF जो है वो टेलीग्राम के चैनल पर हम प्रोवाइड करा देते हैं। सो आप ये लेक्चर को जो है वो कवर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। गाइस, पहली न्यूज फीकल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है फीकल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट, यानी कि मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन। तो ये हमारी कंट्री के जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वहां पर 700 से ज्यादा शहरों में या टाउन्स के अंदर 2021 में इंप्लीमेंट किया जा रहा है फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट को। यानी कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उस प्रक्रिया को जो है वो हमारी कंट्री की 700 से ज्यादा सिटीज में जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। आपको पता होगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारी सिटीज जो है उनको साफ सुथरा रखना है, स्वच्छता मेंटेन करनी है, इसको बरकरार रखना है। स्वच्छता मेंटेन करने के लिए कोई टारगेट 5 साल या 10 साल का नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग टारगेट है, इसको हमेशा बरकरार रखना है। और फिर सिर्फ स्वच्छता पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो वेस्ट मैनेजमेंट जो है उस पर मेनली फोकस करना है, स्पेशली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। राइट, तो काफी अच्छा आर्टिकल ये है। फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट को लेकर काफी कुछ चीजें इसके अंदर मेंशन है। तो आपको फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के बारे में एक अच्छी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6.2 यानी कि टारगेट 6.2 हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि एडिक्वेट और इंक्लूसिव सैनिटेशन सभी के लिए होना चाहिए टाइम बाउंड तरीके से। राइट, यानी कि समयबद्ध तरीके से सभी के लिए पर्याप्त और समावेशी स्वच्छता जो है वो होनी चाहिए, सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी स्वच्छता के बारे में बात करता है। तो आपको ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस के बारे में, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस के बारे में पता होना चाहिए। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो ये सब मिशन है सरकार के जो कि स्वच्छता के ऊपर मेनली फोकस करते हैं। राइट, तो ये मिशन के बारे में आपको एक बेसिक सी जानकारी पता होनी चाहिए। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो इंडिया के अंदर है वो कितनी वेस्ट जनरेट करते हैं। तो ये एक आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर 72,368 मिलियन लीटर्स पर डे वेस्ट जनरेट होता है। और हमारी वेस्ट को ट्रीट करने की जो कैपेसिटी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो हमारी कैपेसिटी है वो 31,841 मिलियन लीटर्स पर डे की, यानी कि 50% से ज्यादा हम लोग जितना वेस्ट जनरेट होता है उतने वेस्ट को जो है वो ट्रीट करने की क्षमता रखते हैं। और हमारी कंट्री के अंदर 5 राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटका, यहां पर ही सिर्फ 60% टोटल इंस्टॉल्ड ट्रीटमेंट कैपेसिटी है हमारी पूरी कंट्री की। यानी कि हमारी पूरी कंट्री में जितने भी वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है उसका 60% इन्हीं कुछ राज्यों में हमें देखने को मिलता है। राइट, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों हम लोग नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, इसकी एक आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। राइट, क्योंकि मेंस में अगर पूछा जाएगा तो ये सब चीजों की एक आपको अच्छे से मतलब पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। तो ये था पूरा टॉपिक, जिसमें एक सामने रिपोर्ट जो है वो आई थी जिसमें बताया गया नीति आयोग की रिपोर्ट के थ्रू की हमारी 700 से भी ज्यादा सिटीज के अंदर मतलब ये फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट का काम जो है वो चल रहा है। राइट, तो एक बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रोहिबिशन लॉ और उससे रिलेटेड मुद्दे क्या है, निषेध कानून होते क्या है एग्जैक्टली, तो इस पर एक आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी न्यूज आई है कि बिहार सरकार ने डिसाइड किया है
कि बिहार के अंदर जो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से जो लिकर बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, उसको ये मॉनिटर करेंगे ड्रोन की मदद से, राइट। और इन्होंने डिबेट्स करना शुरू कर दिया कि प्रॉपर तरीके से प्रोहिबिशन लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए अब काम करना शुरू किया जाए, अलग अलग जो है वो इनोवेटिव सोल्यूशन जो है वो लाए जाए, राइट। प्रोहिबिशन लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, निषेध कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो निषेध कानून क्या है गाइस? तो निषेध कानून का उपयोग मेनली किया जाता है कि कंट्री के अंदर शराब को बैन करने के लिए, और जो नशीले पदार्थ जो होते हैं ना, उसको बैन करने के लिए निषेध कानून का मेनली उपयोग किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बताइए जरा किस आर्टिकल के तहत ये मेंशन्ड है कि स्टेट को शराब बैन करने के लिए जो है वो काम करना चाहिए, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को, ड्रग्स को बैन करने के लिए काम करना चाहिए जो इंजीरियस है हेल्थ के लिए। तो आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ये ध्यान में रखना। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि एल्कोहल जो है वो स्टेट के कंट्रोल में आता है या यूनियन के कंट्रोल में आता है, 7 शेड्यूल के अंदर किस लिस्ट के अंदर मौजूद है, राइट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर मौजूद है। एल्कोहल से रिलेटेड कानून बनाने की शक्तियां राज्यों के पास है, तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और कौन से कानून हम लोग को देखने को मिले हैं, जैसे कि बॉम्बे आबकारी अधिनियम 1878 जो है, ये पहला स्टेप था लिकर को बैन करने के लिए, राइट। हालांकि इस पर्टिकुलर कानून के अंदर कुछ दिक्कतें थी, तो उसमें चेंज करके फिर एक नया कानून लाया गया, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 जो है वो लाया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ धाराओं को छोड़कर बाकी सभी धाराओं को जो है वो सही ठहराया, राइट। फिर गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट भी हम लोग को 1949 का देखने को मिलता है, राइट। ऐसे ही बिहार प्रोहिबिशन एक्ट भी है, बिहार के अंदर भी बैंड है दारू, और उसके लिए कानून जो है वो हमें 2016 में देखने को मिला, लाया गया, राइट। और गुजरात के अंदर तो इतना कड़क नियम है, कड़क कानून है कि जो भी व्यक्ति गुजरात के अंदर शराब की मैन्युफैक्चरिंग करता हुआ पकड़ा गया, परचेज करता हुआ, सेल्स करता हुआ, ट्रांसपोर्ट करता हुआ पकड़ा गया, गुजरात आप जानते हैं ट्राई स्टेट है, तो वहां पर 10 साल की सजा जो है वो होती है, 10 साल की सजा। तो बहुत कड़क नियम गुजरात के अंदर, ऐसी बिहार के अंदर। बाकी मिजोरम, नागालैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ, और इवन लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भी शराब बैन है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और कुछ लोग प्रोहिबिशन कानून जो है उसके अगेंस्ट होते हैं, क्यों होते हैं, तो उसका एक आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये कानून इंसान की जो निजता का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी जो है, उसका उल्लंघन कर रही है। हर एक इंसान को अधिकार होता है कि भाई उसको क्या लेना है, किस चीज का सेवन करना है, किस चीज का नहीं करना, तो उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और इसमें लोग कहते हैं कि जो इसके अगेंस्ट है कि ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए, उनका कहना ये है कि राज्यों के पास जो है वो रेवेन्यू सबसे ज्यादा अल्कोहल से आता है। तो आपको भी पता होगा कि शराब के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, तो उसके तहत हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि एक्साइज जो लगती है, उसके तहत सबसे ज्यादा पैसे जो है वो सरकार को मिलते हैं, राइट। बहुत पैसा जो है वो सरकार के पास आता है, सरकार रेवेन्यू जनरेट करती है अल्कोहल से। और आप अगर इसको बैन कर दोगे तो सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, और सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो सरकार पब्लिक वेलफेयर स्कीम में खर्चा नहीं कर पाएगी, एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगी। तो ये सब कुछ लोग तर्क जो है वो अपना देते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात करते हैं कि अगर आप शराब की मैन्युफैक्चरिंग को, सेल्स को, ट्रांसपोर्टेशन को बैन करोगे तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो घटेगी, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि अगेन बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो देता है ना। और जो लोग इसका फेवर करते हैं वो यही कहते हैं कि एक तो पहली बात तो शराब जो है वो आज भी हम लोग को देखने को मिलती है कि एक तो कलंक से जो है वो जुड़ी हुई है, सोसाइटी के अंदर गलत चीज जो है वो उसको मानी जाती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप गांधी जी का क्लॉज भी मेंशन कर सकते हो कि गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि शराब जो है उसको प्रमोट हो, क्योंकि आपको पता है कि शराब पीने के बाद एक इंसान जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, राइट। बहगी बहगी बातें, उल्टी सीधी गाली गलौज, अपने कंट्रोल में नहीं रहता। तो ये सब चीजें हैं कुछ इससे जुड़ी, जो कि लोग इसके फेवर में रहते हैं कि इसको प्रोहिबिशन लॉ को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये था टॉपिक, काफी अच्छा आर्टिकल था, इसमें काफी डिटेल में काफी सारी चीजें बताई गई थी, राइट। इसके अलावा आपको बता देंगे इसकी नेक्स्ट न्यूज के अंदर कि जो चीफ मिनिस्टर है पुडुचेरी की, उन्होंने डिमांड करी है कि पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसको एक स्टेट में डिक्लेयर किया जाए, राइट। तो ये न्यूज आई थी, बट आपको मेनली पता होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या अधिकार होते हैं, मतलब किसके पास एक्चुअली अधिकार होते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट को यूनियन टेरिटरी में डिक्लेयर करने के, या स्टेट को बनाने के, राइट, या स्टेट की एरिया को कम या ज्यादा करने के। बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो यूनियन गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास ये अधिकार हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और क्या क्या कारण होते हैं जिसके चलते एक पर्टिकुलर एक यूनियन टेरिटरी जो है उसको डिक्लेयर किया जाता है, एक एरिया को एज ए यूनियन टेरिटरी के तौर पर, मतलब क्यों डिक्लेयर किया जाता है। तो आप तो सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखो कि एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया जो कि इतना बड़ा नहीं है कि वो उसको आप स्टेट में बना सको, या फिर वो किसी प्रकार से, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो या ट्रेडिशनल या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो अलग हो आसपास के एरिया से। क्योंकि अगर वो अलग रहेगा तो वो एक सेपरेट टेरिटरी के तौर पर रहेगा। क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई एक एरिया है, वो कल्चरली अलग है या ट्रेडिशनल तौर पर अलग है,
इतना अलग है कि आप उसको किसी स्टेट के साथ जो है वो मिला नहीं सकते हो, उसके आसपास मौजूद जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनके साथ उसको आप मर्ज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए उनको आप सेपरेट रखते हो, और इतना छोटा है कि उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए वो यूनियन टेरिटरी जो है वो कहला दिया जाता है, और ये डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, राइट। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि कितनी यूनियन टेरिटरी है आज की डेट में हमारे यहाँ, राइट। और क्या सभी यूनियन टेरिटरी जो है उसकी चुनी गई सरकार होती है क्या कि नहीं होती, बताओ। और कितनी यूनियन टेरिटरी की चुनी गई सरकार होती है, यानी कि वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। तो आपको पता होना चाहिए गाइस कि जैसे पुडुचेरी की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हम लोग को देखने को मिलती है जहां पर इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, जहां पर निर्वाचित विधायिका हम लोग को देखने को मिलती है, और इनकी खुद की सरकार है, और इनको इनको जो स्टेटस प्राप्त है इन 3 एरियाज को, ये पार्शियल स्टेटहुड का स्टेटस इनको प्राप्त है। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। आंशिक राज्य की स्थिति जो है वो इनको प्राप्त है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली को। और फिर ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर जो था वो कुछ इस प्रकार से था कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी बनाया गया था। फिर बाद में जाकर पार्ट सी और पार्ट डी जो थे उसको यूनियन टेरिटरी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया था, एक सिंगल कैटेगरी बनाकर, राइट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। तो ये बेसिक स्टैटिक पोर्शन की इंफॉर्मेशन है जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और क्या कारण होते हैं जिसके चलते स्टेट जो है वो बनाई जाती है। एक नई स्टेट को बनाने के पीछे क्या कारण होते हैं, तो प्राइमरी कारण तो आपको पता होगा भाषाई और सांस्कृतिक कारण, लिंग्विस्टिक और कल्चरल रीजन होते हैं प्राइमरी तौर पर। फिर बाकी दूसरे भी रीजन होते हैं, अगर आप इकोनॉमिक रीजन को भी जो है वो मेंशन कर सकते हो, रिसोर्सेज को भी मेंशन कर सकते हो, संसाधन को भी कर सकते हो, तो इस प्रकार की चीजें, राइट। तो ये सब चीजें हैं, तो इसके बारे में एक आपको बेसिक सा आइडिया जो है वो होना चाहिए, और पुडुचेरी के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। अच्छा, पुडुचेरी की लोकेशन कहाँ पर है, क्या कोई मुझे बता सकता है पुडुचेरी की लोकेशन कहाँ पर है? कोई ये मत बोल रहा है कि सिर्फ साउथ ईस्ट एरिया पर पुडुचेरी है, नहीं, पुडुचेरी वेस्टर्न एरिया पर भी है पुडुचेरी की टेरिटरी। गौर से मैप को देखना, आपको समझ में आएगा। और ये बताओ जरा, पुडुचेरी पहले किसके कंट्रोल में थी, राइट, इंडिपेंडेंट होने से पहले किसके कंट्रोल में थी, कौन सी कॉलोनी वहां पर थी? तो फ्रेंच, फ्रेंच याद रखना आप, फ्रेंच की टेरिटरी थी ये पुडुचेरी। कुछ समय तक ब्रिटिशर्स ने भी इसके ऊपर राज जो है वो किया था, राइट। और देखिए, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी को, तो हमारे इंडियन डेयरी सेक्टर पर बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज जो होती वो डेयरी सेक्टर पर जो आज की रेट में हम लोग 35% इंपोज करते हैं, 35% इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करते हैं। अगर हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ज्वाइन कर लेते तो 35% की इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो हट जाती, राइट। मतलब कि हमारा जो इंडियन डेयरी सेक्टर है उसको मेजर नुकसान जो है वो पहुंचता। तो इसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स ने जो है वो अपनी राय जो है वो दी थी, अपने बताया था इस चीज के बारे में, राइट। और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट, काफी डिटेल में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। एंड मेरे ख्याल से अभी 2-3 दिन पहले ही रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट। तो ये चीज है बेसिक सी जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। व्हाइट रेवोल्यूशन 1970 का क्या है, राइट, श्वेत क्रांति। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता है। बताओ जरा इसके ब्रेन चाइल्ड का नाम, व्हाइट रेवोल्यूशन के किसने जो है वो शुरू किया, कौन इसके पीछे हम लोग को देखने को मिलते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर, राइट, तो दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाना, राइट। इंडियन डेयरी सेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, राइट। यहाँ पर 69% से भी ज्यादा फीमेल वर्कर्स हम लोग को देखने को मिलती है, इन्वॉल्व है, वुमेन्स काफी ज्यादा इन्वॉल्व है डेयरी सेक्टर के अंदर, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है हमारी इकोनॉमी की, राइट, जो एग्रीकल्चर से जो है आती है, उसका 28% कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है इकोनॉमी के अंदर, इसके तहत होता है, डेयरी सेक्टर के तहत होता है, राइट। और डेयरी सेक्टर का ग्रोथ रेट जो है वो 6% का हमें देखने को मिलता है, बट फिर भी इसको जो है वो इग्नोर किया जाता है डेयरी सेक्टर को, राइट। इसको मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाता, राइट। ना ही डेयरी सेक्टर में जो वर्कर्स जो काम करते हैं तो उनको भी मेन स्ट्रीम पे नहीं रखा जाता, उनके लिए भी मेनली पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई जाती। बट हालांकि आज की डेट में सरकार जो है वो काम कर रही है। हम लोग लेकर आए नेशनल एक्शन प्लान ऑन डेयरी डेवलपमेंट 2022 लेकर आए हम लोग। फिर हम लोग नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम भी लेकर आए हैं, राइट। पशु आधार भी लेकर आए हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी लेकर आए हैं। तो ये इंडिया की तरफ से कुछ इनिशिएटिव हैं जो कि इसके लिए डेयरी सेक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग को देखने को मिल रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए देखने को मिल रही है, राइट। और गाइज आज की डेट में नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आज की डेट में राज्यों की मांग है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था, जीएसटी कंपनसेशन सेज रिजीम, तो जीएसटी कंपनसेशन स्कीम जो है उसको 5 साल के लिए बढ़ा दो। तो आज की डेट में ये डिमांड है राज्यों की। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जीएसटी
कंपनसेशन सेस होता क्या है, इसकी प्रॉपर डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए। और आप मुझे बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि जीएसटी जो है वो कब लागू किया गया था, किस ईयर में लागू किया गया था और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जीएसटी लाया गया। नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए आप। तो बहुत अच्छे से आपको ये कंपनसेशन सेस के बारे में पता होना चाहिए। और हालांकि आज की डेट में स्टेट्स ये भी डिमांड कर रहे हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो केंद्र का जो शेयर है वो आप बढ़ाओ, राइट, क्योंकि कोविड 19 के बाद राज्यों का रेवेन्यू जो है वो काफी हद गिर गया है और जीएसटी कंपनसेशन स्कीम जो है वो जून 2022 में एंड होने वाली है, खत्म होने वाली है। तो और जीएसटी कंपनसेशन स्कीम सिर्फ 5 सालों के लिए लाई गई थी। इसको लेकर राज्यों को जो है वो चिंता है, क्योंकि राज्यों का रेवेन्यू जो है वो काफी कम होता जा रहा है। और केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन स्कीम के तहत प्रॉमिस किया था कि 14% की ग्रोथ रेट के हिसाब से राज्यों को जो है वो जो कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि जीएसटी के आने के बाद जो राज्यों को जो राजस्व में रेवेन्यू में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई जो है वो केंद्र करेगा 5 सालों के लिए, राइट। तो ये चीज है। बट आज की डेट में कोविड 19 के बाद और फिर वैसे ही स्लो डाउन ऑलरेडी थी हमारी इकोनॉमी, तो उसके बाद बहुत मेजर इंपैक्ट जो है वो पड़ा है इसको गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो इसलिए अभी वो डिमांड कर रहे हैं कि दोबारा से जो है वो जीएसटी कंपनसेशन लागू किया जाए। बट आपको जीएसटी कंपनसेशन के बारे में डिटेल में आइडिया जो है वो होना चाहिए। तो ये था गाइस पूरा वो टॉपिक। इतनी थी आज की डेट की न्यूज। एंड अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।